अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर या हेमाटोलॉजिकल डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन के चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे और ये है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 19। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद एक और चैप्टर एंड फिर जो है पीडियाट्रिक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हम इसमें डिसऑर्डर पढ़ेंगे दैट इज थैलेसीमिया मेजर या इसको बीटा थैलेसीमिया मेजर। लोग थैलेसीमिया मेजर के नाम से जानते हैं तो हम भी थैलेसीमिया मेजर कहेंगे, ठीक है। थैलेसीमिया मेजर जिस तरह हमने पहले एक डिसऑर्डर पढ़ा था, जो सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि जो माँ बाप से बच्चों में आता है, ठीक है। इसी तरह थैलेसीमिया मेजर भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो माँ बाप से बच्चों में आती है, ठीक है। और ये वही आपके क्रोमोसोम में मौजूद होती है, तो कुछ बच्चों में ये अपीयर हो जाती हैं, कुछ बच्चों में ये अपीयर नहीं होती, लेकिन उनके ट्रेट्स या उनके डीएनए में वो उनका उस बीमारी का जीन मौजूद होता है। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप बस इतना याद रखें कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि एक डीएनए डिसऑर्डर है, एक एक ख़ानदानी बीमारी हो सकती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो ग्लोबुलिन या ग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन होता है जो कि पूरे आरबीसीज और हेमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है। वो आपके आरबीसीज के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा जो बच्चों में स्पेशली बीमारी पाई जाती है, तो बच्चों के आरबीसीज ख़राब होते हैं, बच्चों में आरबीसी का रेड ब्लड सेल का तादाद बहुत कम होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में हम बता दें तो सिंपल ये कि जो हमारे आरबीसीज है, जब बॉडी में उसका लेवल कम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। और उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा डीप जानना चाहते हैं तो ग्लोबिन जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, वो जिन चीज़ों से बनता है वो चीज़ें ही नहीं होती बॉडी के अंदर, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो उसकी वजह से जो है वो ये मसला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है, जो आपको बहुत सारी जगह बयान की गई, जैसे इटली इटालियन लोगों में, ग्रीक लोगों में, सीरियंस में, इन लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये आप एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखें। इसके अलावा कुछ इसके टाइप्स होते हैं थैलेसीमिया के, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि बच्चे या किसी बंदे के बॉडी में मौजूद है, लेकिन उसको वो बीमारी नहीं है, बस वो कैरियर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी कि वो सिर्फ डीएनए में मौजूद है, लेकिन खुद उस बंदे को वो बीमारी नहीं है। अगर उसकी शादी किसी ऐसे बंदे से होती है जो वो खुद भी थैलेसीमिया माइनर का कैरियर हो, यानी कि उसके बॉडी में वो जीन हो लेकिन वो बीमार नहीं हो, तो फिर उन दोनों के जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के शिकार होंगे, यानी कि उनको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। जो थैलेसीमिया माइनर एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट कैरियर केस है, कि मतलब बंदे के अंदर बीमारी है लेकिन वो उसके बॉडी के अंदर वो जीन होता है बीमारी का, लेकिन वो बीमार नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा थैलेसीमिया ट्रेट, ये तो वही बात है। थैलेसीमिया ट्रेट जो है, इसमें एनीमिया थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें खून का मसला होता है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है। इसके अलावा है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और ये जो है इसमें स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और सीवियर इनीमिया की तरफ बंदा जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि थैलेसीमिया ट्रेट में जो है वो थैलेसीमिया माइनर में नहीं है, थैलेसीमिया ट्रेट में थोड़ा बहुत एनीमिया है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया में थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, और जब ये थैलेसीमिया मेजर बनता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, जिसमें बंदे को आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराओगे अगर आपने उसको ज़िंदा रखना है तो, ठीक है। इसको कॉलेस एनीमिया भी कहते हैं, कॉलेस एनीमिया। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। अब जब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव है, कि आपने जो है वो सिम्टम वाइज उसको ट्रीटमेंट देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना है, ठीक है। और इसका जो मेन ट्रीटमेंट हो सकता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, अगर वो आपके पास हो तो, ठीक है। इसके अलावा स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, यानी कि स्प्लीन थोड़ा सा जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुआ हो या बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सर्जरी करके काट देते हैं। और या इसी तरीके से अगर हम उसका लाइफ स्टाइल चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करने तो खैर वैसे कुछ नहीं होगा क्योंकि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, लेकिन कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से
वो थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से। अच्छा जी, अब आपको पता कैसे चलेगा, असेसमेंट आप कैसे करेंगे, तो फ्रंटल बोसिंग, आपको ये कुछ साइन सिम्टम नज़र आ रहे हैं और बच्चे का भी आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा। फ्रंटल बोसिंग यानी कि उसका जो माथा है वो काफ़ी आगे आ चुका होता है, ठीक है। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, जो उसके चीक बोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो चीक बोन नहीं, सॉरी, जो ऊपर का जबड़ा होता है वो काफ़ी आगे आ चुका होता है। और वाइड सेट आइज, काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही होगी। नोज जो है वो फ्लैट हो रहा होगा, ठीक है। स्किन उसकी थोड़ी सी येलोइश या ग्रीन कलर की आपको नज़र आएगी, ऑक्सीजन की कमी होती है जैसे साइनोसिस होता है, ठीक है। हेपेटो और लिवर और स्प्लीनोमेगेली, इसी तरह की हेपेटो स्प्लीनोमेगेली जिसको हम कहते हैं। एनीमिया बहुत ज़्यादा होगा और माइक्रोसाइटिक या हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल का साइज उसका छोटा होगा और उसका अगर आप कलर देखेंगे ना तो नॉर्मल कलर से वो कलर थोड़ा सा फीका होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इसको हम हाइपोक्रोमिक कहते हैं। अच्छा जी, अब इंटरवेंशन में वही कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना है बार बार और हमने उसको देखना है कि उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा आयरन ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, यानी कि हम बार बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं तो ब्लड में होता है आयरन, तो आयरन बॉडी में अक्सर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो हमने उस चीज़ को भी देखना होता है कि कहीं आयरन तो ओवरलोड नहीं हुआ। और अगर कभी ऐसा हो कि आयरन ओवरलोड हो जाए, फिर हम चेलेशन थेरेपी देते हैं। चेलेशन थेरेपी में क्या करते हैं कि एक ऐसे मेडिकेशंस होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिफ्रा सिरोक्स और डिफ्रोक्सामिन, ठीक है। ये दो ऐसे मेडिकेशंस आपको इसमें बताई गई जो हम आईवी के ज़रिए देते हैं और ये बॉडी में मेटल्स लाइक चीज़ें जो होती हैं ना वो इकट्ठा करके बॉडी से निकाल देती हैं, ठीक है। तो ये आयरन भी एक किस्म का मेटल होता है, मेटालिक चीज़ है, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये वो अगर ओवरलोड हो जाए बॉडी में एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला कर सकता है। इस थेरेपी को हम चेलेशन थेरेपी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर उसका आपने स्प्लीन वगैरह निकाल दिया है, ट्रीटमेंट स्प्लीनेक्टोमी हुई है, तो शायद बच्चे को इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा हो, सेप्सिस ज़्यादा हो, तो उसका आपने भी देखना होगा, ठीक है, ख्याल करना होगा। इसके अलावा अपने पेरेंट्स को एजुकेशन देनी है कि भाई बच्चे को किस तरह आपने इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि इसको मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोकोकल, और इस तरह के वैक्सीन्स आपने टाइम टू टाइम लगवाने हैं, क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी स्प्लीन नहीं है, तो मतलब वो लिम्फोसाइट्स और वो सारी चीज़ें जो लिम्फेटिक सिस्टम की इम्यूनिटी होती है वो तो ख़राब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पेरेंट्स को बतानी होती है ताकि वो बच्चे के इन्फेक्शंस का ख्याल रखें, बच्चे को वैक्सीन कब कब लगवानी है वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट थैलेसीमिया मेजर। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है एरिथ्रोसाइट की कमी को कहते हैं। जब हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। और यहाँ पे ये कोई मतलब इनहेरिटेड डिसऑर्डर नहीं है। तो थैलेसीमिया मेजर और एप्लास्टिक एनीमिया में यही फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें अच्छा उसमें आपको पेरेंट्स से मिलता है वो, और वो एक इनहेरिटेड, और वो बहुत ज़्यादा उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है, ठीक है। इसमें आपके बोन के अंदर से आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये तो या प्राइमरी हो सकता है, यानी कि पैदाइशी तौर पर हो सकता है, ठीक है, पैदाइशी तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी इन्फेक्शन की वजह से, या मदर और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर आगे जाके पैदाइश के बाद किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज आपको वही बताया गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई माइलोटॉक्सिक एजेंट्स है, ऐसे एजेंट जो बॉडी में चीज़ों को तोड़ के उसको आयनाइजिंग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से होते हैं, या वायरसेस है, इन्फेक्शंस है, ठीक है, या कोई हेपेटाइटिस ए बी या इसी तरह की चीज़ों से होता है, या एप्स्टिन बार वायरस, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चे के बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है और उसको ये एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अच्छा, इसका डायग्नोज हम वही बोन मैरो से करते हैं, बोन मैरो निकाल के एक इंजेक्शन के ज़रिए, उसको हम कहते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन, ठीक है। उसका टेस्ट करते हैं तो बोन मैरो जब फैटी बोन मैरो में कन्वर्ट होता है ना, यानी कि रेड बोन मैरो होता है, आप उसको निकाल के देखोगे तो रेड बोन मैरो होता है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। जैसे आप उसका टेस्ट करोगे
उसका एक प्रोसीजर होता है, तो वो फैट लाइक बन जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे को एप्लास्टिक एनीमिया है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अच्छा, इसका थेराप्यूटिक मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हो कि आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम बोन मैरो का वो फंक्शन रिस्टोर करवाते हैं कि बोन मैरो सही से काम करे, बोन मैरो का इलाज करवाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर उसको डोनर मिल जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और उस सिचुएशन में हम इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स देते हैं जो इम्यून सिस्टम को क्या करे, सप्रेस करे, ताकि जो हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना करें। इसके अलावा दिस द कॉज इज अ माइलोटॉक्सिक एजेंट दैट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड फॉर अनदर पर्पस, या कभी कभी हम कोई ऐसी दवाइयाँ देते हैं किसी दूसरे मसले के लिए, दूसरे मर्ज के लिए, तो वो जाके एज ए साइड इफेक्ट एप्लास्टिक इनीमिया करवा सकते हैं, मसले करवा सकते हैं। तो हमने फिर उसको बंद करवाना होता है ताकि बोन मैरो अपना काम सही से करे और ये मसला ख़त्म हो। अच्छा जी, असेसमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है पेंसिटोपिनिया यानी कि जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के देखोगे तो उसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और इन सारी चीज़ों की कमी होगी। इसके अलावा पेटिशिया परप्यूरा जो है ये स्किन के ऊपर ऐसे रेड कलर के या पिंक कलर के ना दाग धब्बे आते हैं, ठीक है, या ब्लीडिंग जैसे होती है अंदर की तरफ। स्किन जो है बिल्कुल पेल येलो कलर की नज़र आएगी, आपको वीकनेस महसूस होगी, टेकीकार्डिया होगा, और बिल्कुल थकान सी महसूस होगी उस बच्चे को या बंदे को, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इंटरवेंशन पे आए तो इंटरवेंशन में वही बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर प्लान किया हुआ है तो, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स देते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन और ये क्या लिखा हुआ है, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन। ये वो ड्रग्स है जो इम्यूनो सप्रेशन को यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें देते हैं कॉलोनी स्टिमुलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो बोन मेरो के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते हैं जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करवाते हैं ताकि वो ब्लड की कमी ना हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम मतलब इसी तरह देखते रहते हैं, और ये इंटरवेंशंस में आती है सब कुछ। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप तब तक करवाओगे अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया, अभी वो बॉडी के अंदर सेटल हो रहा है, तो जब तक वो सेटल नहीं है आप बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन या सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाओगे, ठीक है, जब तक बोन मैरो काम नहीं कर रहा। तो जब वो काम शुरू करेगा फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ख़त्म करोगे। इसके अलावा नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर है कि जिसमें जिन चीज़ों की वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है बॉडी के अंदर या होता है, तो उसकी कमी आ जाती है, यानी कि बॉडी में हर वो चीज़ जो ब्लड क्लॉट करवाता है, ठीक है, उसकी कमी आ जाए। तो जब वो कम होगा तो जाहिर ही बात है ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अगर बंदे को चोट लग जाए, ठीक है, तो वो ब्लड रुकेगा नहीं फिर उसका, ठीक है। इस चीज़ को हम हीमोफीलिया कहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और इन्हीं सारी चीज़ों की, लेकिन ये इन सब का जो आप जड़ निकालोगे ना तो वो वही होगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, ठीक है। तो स्टार्ट में इसको बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस और हाई डोजेस देते हैं ताकि वो जो क्रॉनिक मसला है उसको ठीक किया जा सके। और इसके जो टाइप्स है वो होते हैं फैक्टर 8 डिफिशिएंसी को, फैक्टर 8 जो है ये ग्लोबिन यानी कि कोगुलेशन फैक्टर है, ठीक है, ब्लड क्लॉट करवाने वाली एक चीज़ है। तो अगर उसकी कमी हो तो उसको हम कहते हैं फैक्टर 8 डिफिशिएंसी, जिसको हम हीमोफीलिया ए या फिर क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं। और दूसरा होता है फैक्टर 9 डिफिशिएंसी, जिसको हम हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्रिसमस डिजीज ये पूछा जा सकता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी या कौन से फैक्टर की कमी को कहते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। अच्छा जी, अब ये भी वही बात कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये भी हेरेडिटी डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक्स लिंक है। और एक्स लिंक की जब आती है बात तो मतलब ये कि ये मदर
कैरियर होती है, यानी कि जिस बच्चे में ये डिसऑर्डर हो तो मतलब उसको अपने माँ से मिली है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मदर में होती है, लेकिन ये आगे जाके मेल जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं, यानी कि डिजीज मदर से आती है लेकिन पाई जाती है मेल बच्चों में, ठीक है। अब ये जो है फीमेल में भी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, अगर उसके मदर फादर दोनों हीमोफीलिया के पेशेंट्स हो या दोनों में वो जीन्स हो और उनके बच्चों में आ जाएं तो फिर शायद फीमेल को भी हो, लेकिन फीमेल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर होती है, मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें वही बात कि द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज रिप्लेसमेंट फॉर द मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। सबसे पहले बात, पहली चीज़ आप क्या करोगे, पहला इलाज आपका क्या होना चाहिए कि जो फैक्टर मिसिंग है आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, बार बार दोगे। और कुछ ऐसे मेडिकेशन दोगे जो पेन ख़त्म करे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, ठीक है। या फिर इसी तरह की चीज़ें जो कि ब्लीडिंग को कम करें, तो ऐसे मेडिकेशंस आप दे सकते हो। और या फिर जो प्लेटलेट्स के तादाद को बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप इसके असेसमेंट करोगे तो असेसमेंट में वही कि आपको ट्रॉमा, सर्जरी और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे या फिर उसको कोई ट्रीटमेंट होगी या इंजरी वगैरह होगी तो उसका जब ब्लड निकल आएगा ना तो ब्लड रुकेगा नहीं, स्पेशली जब बच्चों के खतने वगैरह होते हैं, सरकमसिजन जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइम जब उनका ब्लड निकलना शुरू होता है फिर ब्लड रुकता नहीं है। या फिर नोज ब्लीडिंग होती है जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, या फिर जॉइंट ब्लीडिंग, टेंडरनेस, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें जॉइंट्स में होती है। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप स्किन पे थोड़ा सा भी कोई पिंच लगाओगे या स्किन को थोड़ा सख्ती से पकड़ोगे तो अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर प्लेटलेट फंक्शंस और नॉर्मल, रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर क्लॉटिंग फैक्टर फंक्शन में बी एबनॉर्मल। कुछ आप टेस्ट करोगे तो उसमें शायद आपको प्लेटलेट्स जो होंगे वो नॉर्मल नज़र आए, लेकिन अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर का टेस्ट करोगे तो वो आपको एबनॉर्मल नज़र आएगा। अच्छा जी, अब इसका इंटरवेंशन या इलाज कैसे करना है, वही बात कि हमने ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। और स्पेशली फैक्टर 8, फैक्टर 9 वगैरह हमने देना होता है ताकि वो चीज़ें चलती रहें। या फिर हम पूल प्लाज्मा देते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना वो देते हैं। या फिर इसके अलावा DDAVP जो लिखा हुआ है, 1D अमाइनो 8 डी एग्रीनिन एर्गेनिन एर्गाइनिन वेजोप्रेसन, ये एक उसका नाम है, वेजोप्रेसन का नाम है, जो कि ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है, ठीक है, यानी कि छोटे कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग कम हो जाता है और उसमें भी फैक्टर 8 जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। माइल्ड हेमोफीलिया में ये चीज़ यूज़ होती है, यानी कि हेमोफीलिया तो है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो फिर ये वाला ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चे को जॉइंट पेन है तो हम उसको मूव ना होने का कहते हैं कि भाई एक जगह बैठो, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं, ब्रेन उसका चेक करते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इंटरनल इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, या हेमरेज हो सकता है, तो इसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर असर हो सकता है। इसके अलावा हम उसका हेमेटोयूरिया देखते हैं, यानी कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, अगर आ रहा होता है तो हम उस चीज़ को मैनेज करते हैं, देखते हैं। जॉइंट ब्लीडिंग अगर हो तो उसको इमोबिलाइज करते हैं, वही मैंने आपको बता दिया। जॉइंट्स को एलिवेट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस जगह पे हम 15 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो तो उसके सारे साइन सिम्टम्स हमने बच्चे को और पेशेंट्स के पेरेंट्स को बताने हैं कि भाई अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए या हो रही हो तो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ें हमने उनको बतानी होती है। इसके अलावा हम बच्चे को बताते हैं कि आपने अगर कोई ऐसा खेल कूद करना है, कोई एक्टिविटी करनी है तो आप अपना हिफाजत करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप वो हेलमेट वगैरह पहन लें, या फिर ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आपको ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको गाइड करोगे, बताओगे एज अ एजुकेशन। अच्छा जी, क्लिनिकल जजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको पता कैसे चलेगा, जैसे इंजरीज हो तो इंजरी में से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ठीक है। और 15 मिनट तक आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, वाइटल साइंस वगैरह देखने हैं, अगर अंदर कोई ब्लीडिंग है या कोई हाइपोवोलेमिक शॉक है, यानी कि ब्लड वगैरह कम हो रहा है,
वाटर कम हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे और हमारा अच्छा ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना ये हम पहले पढ़ लें। तो ये हमारा हीमोफीलिया, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीआईसी। जी, तो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation या डीआईसी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सीरियस कंडीशन है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है और ये बिल्कुल हीमोफीलिया का उल्टा है। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर्स थे नहीं, प्लेटलेट्स की कमी थी या प्लेटलेट्स थे भी तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं थे, ठीक है? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके बॉडी में क्लॉटिंग या कोagulation फैक्टर्स ब्लड में घूम रहे होते हैं हर टाइम, ठीक है? तो जगह-जगह पे वो क्या बनाते हैं क्लॉट्स बनाते हैं। आपके ब्लड में, आपके ब्लड वेसल्स में जगह-जगह वाइड स्प्रेडली क्लॉटिंग बनते हैं, ठीक है? और आपके ब्लड फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, कभी-कभी ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि जगह-जगह पे वो क्लॉट बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, फिर बॉडी में उसकी कमी आ जाती है। तो अगर कभी-कभी ब्लीडिंग हो जाए इस बंदे को, तो फिर उसकी ब्लीडिंग भी नहीं रुकती। यानी कि वो बार-बार ब्लड जा रहा होता है और अंदर तो प्लेटलेट्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इस कंडीशन में उसकी ब्लीडिंग भी नहीं रुकती, ठीक है? तो बार-बार स्पॉन्टेनियसली उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। अब इसके कॉजेज़ वही है कि सेप्सिस यानी कि गंदगी, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कोई सीवियर इन्फेक्शंस या कोई मेजर ट्रॉमा या कोई कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक है? अच्छा जी, अब सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम वही कि अचानक और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या यूरिन या स्टूल में ब्लड आ सकता है। ईज़िली उसको आप ब्रूज़ करोगे, ऐसे क्या करोगे ट्विच करोगे यानी कि कोई चुनटी लगाओगे, ठीक है? तो उसको हो सकता है। परप्यूरा और पेटेशिया का मैंने बता दिया कि स्किन के ऊपर वो रेड-रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी ज़ख्म वगैरह हो तो उससे ब्लीडिंग हो रही होगी बार-बार। और इसके अलावा ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है? ब्रीदिंग में मुश्किल हो सकती है, यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और जो भी जहाँ पे भी जो ऑर्गन डैमेज हो रहा होगा, उसके हिसाब से आपको साइन सिम्पटम नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आप इसका टेस्ट कैसे करोगे? प्लेटलेट काउंट देखेंगे, ठीक है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको हम पीटी कहते हैं, ये ब्लड कितने टाइम टाइम में रुकता है, क्लॉट होता है वो देखते हैं। अगर ब्लड जैसे 12 से 13 सेकंड या इसका मुख्तलिफ किस्म का रेशो है, ठीक है? आप देख लीजिएगा एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम अच्छा और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अलग-अलग होता है। तो अगर उससे एक एवरेज हम निकाल के देखें कि इतने टाइम में ब्लड जैसे कि अगर हम एक एवरेज निकालें फॉर एग्जांपल 15 सेकंड, अगर 15 सेकंड में उसका ब्लड नहीं रुक रहा और फिर भी ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बंदे को डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation है, ठीक है? या बॉडी में जो फाइब्रिनोजेन लेवल होता है, फाइब्रिनोजेन जो है क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा डी डायमर टेस्ट जो है एक प्रोटीन होता है जो वो भी अ, मतलब ये क्या करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अक्सर बढ़ा देता है। तो इसमें वही कि ये अक्सर बढ़ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये भी हो सकता है कि आपके जगह-जगह पे क्लॉट्स हो, तो क्लॉट बन जाएँगे, तो उसमें डी डायमर टेस्ट आप करोगे तो ये वाला प्रोटीन बढ़ गया होगा और इंक्रीज़ क्लॉटिंग और ब्रेकडाउन हो रहा होगा इसमें, ठीक है? अच्छा जी, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम प्लेटलेट्स वगैरह देते हैं या फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देते हैं, जो प्लाज़्मा इंजेक्ट किया बस दे दिया मरीज़ को, प्लाज़्मा के जो ड्रिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम उसके ऑर्गन्स के फंक्शन को देखते हैं, मेडिकेशन वगैरह देखते हैं कि भई क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे जा रहे हैं बॉडी में ब्लड क्लॉट हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें। और इसमें ना ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि आपने पेशेंट को 24 आवर केयर पे रखना होता है और इंटेंसिव जैसे बंदा आईसीयू में जा चुका होगा ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है। अच्छा जी, अब आप इसका असेसमेंट और मॉनिटरिंग कैसे करोगे? तो हम उसका वाइटल साइंस देखेंगे और वाइटल साइंस में उतार-चढ़ाव हमने नोट करना होगा। तो हमें वो पता चलेगा कि कोई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कम हो रहा है
या शॉक में जा रहा है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ब्लड टेस्ट देखेंगे तो उसमें प्लेटलेट्स, आरबीसीज और इन सब चीज़ों का पता चलेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इन सब चीज़ों का पता चलेगा। फाइब्रोनोजेन का पता चलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस वो का पता चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, क्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। इसके अलावा ऑर्गन फंक्शंस देखेंगे, कोई ऑर्गन फेल तो नहीं हो रहा। इसके अलावा मिनिमाइज इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी ऐसा प्रोसीजर हमने नहीं करना जिसमें हम स्किन को पार करें, जैसे आईवी बार बार पास करें या किसी की जगह पे कट लगवाना है, स्टिच लगवाने हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें बहुत कम से कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर अप्लाई करेंगे अगर ब्लीडिंग वगैरह हो, तकरीबन अबाउट 15 मिनट्स। अच्छा, इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड की कमी हो तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट को रोकने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हमने कम करवाना है, या फिर ऐसे ड्रग्स देंगे जो ब्लड क्लॉट को ख़त्म करें, एंटीकोगुलेंट्स वगैरह, या ब्लड को थिन करें, ठीक है। और अगर उसमें कोई एम्बुलेंस हो, कोई मूविंग क्लॉट हो, कोई इसी तरह की चीज़ें हो, तो हमने उसको मतलब देखना होता है, उसके साइन सिम्टम्स वगैरह देखने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सपोर्टिंग ऑर्गन फंक्शन, जैसे कि हमने फ्लूइड मैनेज करना होता है, फ्लूइड देना होता है केयरफुली, ताकि सारे ऑर्गन सही से काम करें। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना होता है कि जिसमें हर ऑर्गन को और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले, ठीक है, और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। इसके अलावा हमने एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट देना होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताएं, उसको एक्सप्लेन करें कि भई आपने अपना ख़्याल कैसे रखना है, साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करें, और ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस जो होगा उसका, उसको थोड़ा सा कम करें, या फिर जो भी उनके कहने की चीज़ें होती हैं उनको बताने की, ठीक है, तो वो आपने उनको बताना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, इंटरडिसिप्लिनरी कोलेब्रेशन, यानी आप डॉक्टर्स और अदर नर्सेस के साथ मिलके काम करें। डाइटिशियन उसमें आ सकते हैं, फार्मासिस्ट आ सकते हैं, डॉक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट आ सकते हैं, कि अब इनको केयर कैसे देना है, ठीक है। एंड केयर ट्रांजिशन, अगर आप मरीज को एक वार्ड से दूसरे में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल केयरफुली एक जगह, जैसे आप आईसीयू से उसको मेन वार्ड में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ठीक है, या जनरल वार्ड में लेके आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से लेके आएँ ताकि उसका जो केयर है वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहे, ठीक है। जी, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये प्लेटलेट्स की कमी को कहते हैं, और प्लेटलेट्स हमें पता है जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। जब उसकी कमी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और आपको पता है जब प्लेटलेट्स की कमी आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे मसलों की वजह से हो सकता है, जैसे बोन मैरो डिसऑर्डर है, या कोई ल्यूकीमिया वगैरह है, या कोई इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। या किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहा है तो उस मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ों बच्चों दोनों में इक्वली हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि ये सिर्फ बच्चों में होता है। अच्छा, अब जब आप इसके साइन सिम्पटम देखते हो तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें ब्रूजिंग होगी, जो हमने पहले पढ़ा, ईज़िली ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होगी वो रुकेगा नहीं। अच्छा, और इसके अलावा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, वही बात, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, नोज़, ब्लीडिंग इन यूरिन, स्टूल, और यूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, अगर ये एडल्ट वुमेन में है तो उनमें बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उनमें हो रही होगी, फटीग और एनलार्ज पेन, ये वही रिपीटेड सिम्पटम्स है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट का एक नॉर्मल रेंज होता है, जैसे 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक, 150,000 से लेके 450,000 तक, ठीक है। अब इसमें जब आपके प्लेटलेट्स 150,000 से कम हो जाए पर माइक्रोलीटर, तो उसमें अ, मतलब फिर आपका जो प्लेटलेट्स तादाद है वो कम हो जाता है, और ये मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये हर 10 दिन के बाद हमारे ना प्लेटलेट्स रीन्यू हो जाते हैं, या बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, रीन्यू हो जाते हैं। जब उनका ये काम ख़त्म हो जाए तो फिर उनका रीन्यू वाला मसला भी ख़त्म हो जाता है। मसला क्या है, यानी कि वो रीन्यू नहीं होते,
और प्लेटलेट की तादाद कम हो जाती है। इसके अलावा लिखा हुआ है ट्रैप्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है ये हमारे स्प्लीन में बन जाते हैं। हमारे स्प्लीन में आपको पता है स्प्लीन जो है वो ब्लड को रीन्यू कराने का काम करता है, जो पुराने सेल्स होते हैं उनको तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारे ब्लड में स्प्लीन में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आके ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, तो बॉडी में उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा और इस किस्म की कंडीशन को हम ट्रैप्ड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब ये जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो बोन मैरो की वजह से हो रहा होगा, यानी या तो ये बोन का मसला हो सकता है या फिर हर वो चीज़ जो कि प्लेटलेट्स की तादाद को कम कर सकते हैं, जैसे ल्यूकीमिया है किसी को, या किसी को कैंसर है, या किसी को जो है वो डेंगू वगैरह की वजह से भी होता है। अक्सर एंटी वायरल डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होती है। कुछ एनीमिया में होते हैं, वायरल डिसऑर्डर जैसे कि लिखा हुआ है हेपेटाइटिस सी, HIV, इन सारी चीज़ों में, डेंगू वगैरह में हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे ड्रग्स जो हम ले रहे होते हैं जैसे कीमोथेरेपी कोई ऑलरेडी या रेडिएशन थेरेपी पे है, कैंसर थेरेपी पे, तो उनमें प्लेटलेट्स की कमी आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके जो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स किस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी टूटते हैं, तो ये इसमें लिखा हुआ है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती हैं जैसे लूपस, ठीक है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर अटैक करता है और प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि किस वजह से होता है, लेकिन ये भी एक रीज़न होता है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया इन ब्लड, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके ऊपर सारा प्लेटलेट्स वगैरह खर्च हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया उसकी वजह से, तो ये भी एक काज हो सकता है जिसको हम बैक्टीरीमिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ना सडनली क्लॉट्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स ना उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स में कमी आती है। इसके अलावा हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये जो है शार्प ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, वही बात के अचानक जो है वो कमी आ जाए, जिसमें अब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इम्पेयर किडनी फंक्शन, वही बात के रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स वगैरह उसमें ख़राब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किडनी भी ख़राब हो जाती है। तो ये भी कुछ मेडिकेशन जो मैंने आपको बताया जैसे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कैंसर के ट्रीटमेंट पे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है हेपरिन, क्विनिन, सल्फा कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटीकैल्बेंसेंट्स, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स जो कि प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकते हैं। MCQs के लिए आप ये याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि जब मतलब इससे मज़ीद क्या नुकसान हो सकता है, जब आपके प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो 1,50,000 से तो कम होता है तो वो तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, लेकिन अगर ये 10,000 तक आ जाए और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी में और इट कैन बी फेटल, यानी कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। डायग्नोस से हमें कैसे पता चलेगा, ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC वगैरह, उसमें ब्लड काउंट पता चलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता चल सकता है, जैसे कि आप उसके ब्लीडिंग को देखेंगे, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, स्किन आपको पेल कलर की नज़र आ रही होगी, स्प्लीन शायद एनलार्ज हो गया होगा, और इसी तरह आप उससे सवालात पूछोगे, मेडिकेशंस के बारे में पूछोगे, या फिर जो चीज़ें वो खाता है डेली बेस पे, ठीक है, उसके बारे में आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं, सर्जरी करके स्प्लीनेक्टोमी कर सकते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिसमें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कैन रिजल्ट इन ए मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग प्लाज्मा एक्सचेंज। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो ना, ये परप्यूरा और ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, तो हम प्लाज्मा एक्सचेंज करवाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, वाइटल साइंस वगैरह ब्लीडिंग के लिए देखते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड को वही एजुकेशन देते हैं और ये सारी चीज़ें वही लिखे हुए, सेफ्टी का ख्याल करते हैं कि ब्लीडिंग वगैरह ना हो वरना वो रुकेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताई है तो वो उसी तरीके से प्रिस्क्राइब करें, ले लें, ठीक है। और सपोर्टिव केयर देना है, यानी कि उसको सपोर्ट करना है, ठीक है।
इसके अलावा ब्लड रेगुलर टेस्ट करवाने हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वही सारी चीज़ें। एंड दैट्स ऑल अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड आल्सो दिस चैप्टर दैट वाज हेमाटोलॉजिकल डिसफंक्शंस इन चिल्ड्रन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड इसमें वही सारी पुरानी चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, आपको मुश्किल नहीं होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।